सभी प्रतियोगी छात्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में। तो प्रिय छात्रों, कल हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने अलंकारों के टॉपिक को समाप्त किया था। अब अलंकारों के बाद मैं रस पढ़ाने वाला था, परंतु बच्चों की ये डिमांड रही कि शब्द शुद्धि, यानी परीक्षा में जो 20 तारीख का पेपर है बच्चों का एसएससी का बता रहे हैं, उसमें शब्द शुद्धि पर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, रस छंद से कोई प्रश्न आने वाला नहीं। इसीलिए पहले मैंने उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस शब्द शुद्धि के चैप्टर को उठाया है और आप इस शब्द शुद्धि के चैप्टर से बहुत से प्रश्नों को शुद्ध कर सकेंगे। अब प्रश्न उठता है कि शब्द शुद्धि या वाक्य शुद्धि। अब शब्द शुद्धि में तो पढ़ेंगे आप जो वर्तनी संबंधी शुद्धिकरण है, और एक होती है वाक्य संबंधी शुद्धि, यानी वाक्य को गलत ढंग से दे दिया जाता है और उसको सही किया जाता है, या वाक्य को 4 खंडों में बांट दिया जाता है। उसमें यह पूछा जाता है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। उसमें भी ये पूछा जाता है कि यह संज्ञा संबंधी है या सर्वनाम संबंधी है या विशेषण संबंधी है या लिंग वचन कारक संबंधी अशुद्धि है, कौन सी अशुद्धि है इसमें, उसमें ये पूछा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, यदि आपको पता होगा कि वाक्य में क्रम संबंधी अशुद्धि क्या होती है और पद संबंधी अशुद्धि क्या होती है, इस पर चर्चा हम करेंगे। अब देखिए, पहले तो ये समझिए कि अशुद्ध क्या है। जब वाक्य को गलत ढंग से लिख दिया जाता है, उसे उसके क्रम को उलट दिया जाता है, तो उसे अशुद्ध वाक्य कहते हैं, और जब को क्रम से लगा दिया जाता है उसे कहते हैं शुद्ध। उसके अलावा एक अशुद्धि होती है, जैसे लिंग वचन काल कारक संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, उनसे संबंधित अशुद्धि होती है, तो हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मित्रों वाक्य शुद्धि पर हम चर्चा करेंगे। तो वाक्य शुद्धि से पहले इसे समझिए अशुद्धि क्या है। अशुद्धि, वाक्य शुद्धि की परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा ये है कि वाक्य के अंतर्गत व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके, यानी व्याकरण दृष्टि से गलत वाक्य को लिख दिया जाता है, जब उसमें व्याकरण के सही नियमों का प्रयोग करके उसे शुद्ध लिखा जाता है, व्याकरण नियमों का प्रयोग से उसे सही लिख दिया जाता है, उसे व्याकरण शुद्धिकरण कहते हैं, इसे वाक्य शुद्धि कहते हैं। जैसे अब आप देखेंगे वाक्य में जो त्रुटि होती है वो 2 प्रकार की होती है। वाक्य में त्रुटि 2 प्रकार की होगी। अब देखिए, पहले ये समझिए त्रुटि, वाक्य में त्रुटि, तो त्रुटि को हम अशुद्धि कह सकते हैं। अशुद्धि, अशुद्धि जो है वो 2 प्रकार से होगी वाक्य में। पहला प्रकार है अशुद्धि का पद क्रम संबंधी अशुद्धि। पद क्रम संबंधी अशुद्धि, और दूसरा प्रकार है पद संबंधी अशुद्धि। तो इस अशुद्धि के मुख्य दो रूप हैं। वैसे अशुद्धि पूछा जाए तो अनेक प्रकार की होगी, परंतु मुख्य रूप से कहा जाए तो वाक्य में जो अशुद्धि पाई जाती है 2 प्रकार की पाई जाती है, पद क्रम संबंधी अशुद्धि और पद संबंधी अशुद्धि।
ध्यान से देखें, ध्यान से कि इसमें क्या फर्क है। पद क्रम और पद। पद क्रम का मतलब यह है कि जब वाक्य में पदों के क्रम को उल्टा सीधा लिख दिया जाएगा, जो पद पहले आना चाहिए उसे बाद में लिख दिया जाएगा, जो बाद में आना चाहिए उसे पहले लिख दिया जाएगा, यानी पदों के क्रम को उलट दिया जाएगा। तो वो क्या है? पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। पद संबंधी अशुद्धि क्या है? जब पद में ही कोई गलती होगी तो वहां पर पद संबंधी अशुद्धि होगी। जैसे इसके अंतर्गत आएंगी, पद संबंधी अशुद्धि में आएंगी, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, मुहावरे लोकोक्तियों का गलत प्रयोग, मुहावरे लोकोक्ति, ऐसे लिख सकते, मुहावरे लोकोक्तियों का गलत प्रयोग आदि। कहने का मतलब यह है, पद संबंधी अशुद्धि में संज्ञा से संबंधित अशुद्धि हो सकती है, सर्वनाम से, लिंग से, वचन से, कारक से, विशेषण से अनावश्यक शब्दों का प्रयोग और मुहावरे लोकोक्तियों का गलत प्रयोग होगा। तो ये क्या है? पद संबंधी अशुद्धि। अब पदक्रम संबंधी अशुद्धि में क्या आएगा? इसमें पदों के क्रम को उलट दिया जाता है, अर्थात पदों के क्रम को उल्टे तरीके से उलट दिया जाता है। आगे का पद पीछे, पीछे का आगे कर दिया जाता है। फिर पूछा जाता है कौन सी अशुद्धि है। तो ये ध्यान रखो, ध्यान से, कि पद क्रम संबंधी यानी पदों के क्रम को पलट देना, और पद संबंधी अशुद्धि संज्ञा या सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर अशुद्धि होती है। तो हम अब पद क्रम संबंधी अशुद्धि को पहले पढ़ेंगे, बाद में पद संबंधी अशुद्धि को पढ़ेंगे। अब पद क्रम संबंधी अशुद्धि क्या है ये देखिए। अब आपने एक शब्द पढ़ा है जैसे पद। पहले तो आप ये समझें कि पद होता क्या है, पद किसे कहते हैं। क्या शब्द पद है या पद शब्द है? इसमें पद और शब्द में अंतर क्या है, पहले आप इसे देखें, ध्यान से देखें और समझें। शब्द और पद में अंतर क्या होता है इसे समझिए। देखिए, जैसे आप ये शब्द लिखा हुआ है राम, शब्द तो आप जानते ही हैं, जब वर्णों का मेल होता है, दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो वहां पर शब्द का निर्माण होता है। तो यहां पर दो से अधिक शब्द मिल गए या दो शब्द मिल गए, तो ये दो वर्ण मिल गए। जब वर्णों का मिलन होता है, दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो वहां पर शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ जो राम जो शब्द बना है, इसमें दो वर्ण मिल गए तो आप इसका निर्माण हो गया। तो ये क्या है, ये यहां पर ये शब्द है, स्वतंत्र रूप से, सिंगल रूप से वर्णों से बना हुआ कोई शब्द शब्द कहलाता है। परंतु इस शब्द को मैं वाक्य में प्रयोग कर दूं, जैसे राम घर जाता
अब यहाँ पर जो राम है वो शब्द नहीं, इसे पद कहा जाएगा। ये क्या है? पद है। यानी वाक्य में बंधा हुआ शब्द ही पद होता है। शब्द और पद में ये अंतर है मेरे प्रतियोगी छात्र। अब हम आपको इस गलती को बताने जा रहे हैं कि पद क्रम गलती क्या है। ठीक है, अब आप शब्द और पद में भेद समझ गए होंगे, शब्द क्या है और पद क्या है। अब आइए पद क्रम संबंधी गलती पर विचार करते हैं। देखिए, पद क्रम गलती में कुछ वाक्य दे रहा हूं, उसको आपको देखना है। फिर हम हर नियम के तहत वाक्यों का शुद्धिकरण करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं, पहला वाक्य है, यहां पर लिखो शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, और यहां लिख देते हैं शुद्ध वाक्य। अब देखिए, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध वाक्य क्या है? पहला नियम कहा जाता है, इन नियमों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। वैसे पहले नियम को आप सभी जानते होंगे, और पहला नियम तो न जाने फिर भी वो आप वाक्य की संरचना को देखते हुए, वाक्य की तुकबंदी को देखते हुए आप सही बैठा लेते हैं। लेकिन जब वाक्य के अंतर्गत अनेक शब्द आते हैं, बहुत से शब्द आ जाते हैं, तब आपको कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सा जो शब्द, जो पद है, कौन सा पद पहले और कौन सा पद बाद में आएगा। तो पहला मेरा नियम है, इसे आप देखें। जैसे मोहन पढ़ता है पत्र। अब मोहन पढ़ता है पत्र। अगला है जैसे श्याम जाता है घर, या ऐसे लिख दें, घर श्याम जाता है। अब यहां पर आपको इनको शुद्ध करना है, तो ये मोहन करता है, ये क्रिया है, और ये कर्म है, यही है। तो सबसे पहला नियम ये है, जिसे आप जानते हैं बचपन से ही, कि वाक्य को सही करने के लिए सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, और कर्म के बाद क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, इस क्रम में आपको वाक्य को सजाना है, वाक्य सही माना जाएगा। अगर वाक्य में तीन चीजें हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, तो सबसे पहले हमें कर्ता को लाना है, फिर कर्म को लाना है, फिर क्रिया को लाना है। अब प्रश्न उठता है कि कर्ता क्या होता है? जो कार्य को करने वाला है वो कर्ता होता है, या जिसके बारे में वर्णन किया जाता है वो कर्ता होता है। जिसके काम के बारे में, जिसके बारे में वर्णन किया जाए वो कर्ता है। तो यहां पर आपको इतना आपको पता ही है कि कर्ता क्या है, मोहन। कर्म क्या है, पत्र है। तो पहले वाक्य का शुद्धिकरण इसके अंतर्गत करेंगे कि तो मोहन सबसे पहले आएगा क्योंकि करता है, उसके बाद पत्र,
पत्र आएगा कर्म, कर्म के बाद आएगा क्रिया, पढ़ता है। ठीक, तो ये क्या है, नियम नंबर पहला यहां पर क्लियर होता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, इसके तहत हमें वाक्य को बनाना है। ऐसे ये हो जाएगा, यहां पर घर क्या है, घर कर्म है, श्याम क्या है, कर्ता है, और जाता क्या है, क्रिया है, क्रिया है। इसी क्रम में हमें बना देना है। तो श्याम घर जाता है, तो ये आपका वाक्य शुद्ध हो गया। ये शुद्ध वाक्य हो गया या शुद्ध वाक्य। ये सिंपल नियम था, साधारण नियम था, इसे बहुत पहले से आप जानते हैं, इसमें कोई मैंने ऐसी बड़ी बात नहीं बताई। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है, देखिए नियम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर वाक्य में 3 पद नहीं ज्यादा पद बन जाते हैं, अनेक शब्द आ जाते हैं, तो उनको किस सीक्वेंस में हमें बिठाना है, इस पर हमें बारीकी से चर्चा करें। जैसे मैं वाक्य दे रहा हूं, यहां पर मैं अशुद्ध वाक्य लिख रहा हूं और वहां नियम बताने के बाद शुद्ध लिखूंगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है, जैसे अशुद्ध वाक्य में लिखेंगे मेरे पड़ोस का लड़का, मेरे पड़ोस का लड़का अधिक पढ़ता है हिंदी पत्रिका। मेरे पड़ोस का लड़का अधिक पढ़ता है हिंदी पत्रिका, अधिक पढ़ता है हिंदी पत्रिका। अब ये अशुद्ध वाक्य है, अब इसको शुद्ध करना है। अब हमने ये देखा, तो यहां पर लड़का आया, पढ़ता आया और पत्रिका आया, 3 तो ये शब्द हैं, 3 के अलावा मेरे पड़ोस का एक ये है, एक ये है अधिक, एक ये है, 3 शब्द और आ गए, 3 शब्द या 3 पद और आ गए। अब इनका क्या करें, अब इनको कैसे सीक्वेंस में बैठाएं, इस बात पर गौर करना है। तो देखिए प्रिय छात्रों, जो यहां पर लड़का क्या है, करता है, तो ये लड़का क्या है, करता है, करता। पढ़ता क्या है, क्रिया है, और पत्रिका क्या है, कर्म है। अब कर्ता क्रिया कर्म से जो भी शब्द पहले आए हैं वो उसके विस्तारक कहे जाते हैं। कर्ता से पहले जो शब्द आ रहा है इसे हम कर्ता का विस्तारक कहेंगे। क्रिया से जो पहले आ रहा है इसे हम क्रिया का विस्तारक कहेंगे। कर्म से जो पहले आ रहा है उसे हम कर्म का विस्तारक कहेंगे। अब दूसरा सूत्र हमारा ये बनता है, अगर शब्द में कर्ता क्रिया कर्म के साथ उनके विस्तारक भी आते हैं तो सबसे पहले हमें इस सीक्वेंस में लगाना है। नंबर 1, पहले आएगा कर्ता का विस्तारक, फिर कर्ता,
फिर कर्म का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, फिर कर्म, कर्ता का विस्तारक प्लस कर्ता, कर्म का विस्तारक प्लस कर्म, उसके बाद क्रिया का विस्तारक प्लस क्रिया। ये शब्द आएंगे। इसके बाद आएगा जो पूरक शब्द, उसे कहते हैं, क्रिया के बाद भी वाक्य पूरा नहीं हो रहा है तो उन्हें कहते हैं पूरक शब्द, जो पूरा सा करते हैं। अगर वाक्य में क्रिया नहीं, अगर वाक्य में क्रिया नहीं तो उस शब्द को जो पूरा करेगा उसे कहते हैं पूरक शब्द। ठीक है, तो यहां पर 6 शब्द आए हैं, 6 पद हैं हमारे। कर्ता का विस्तारक कर्ता, कर्म का विस्तारक कर्म, क्रिया का विस्तारक क्रिया। इस सीक्वेंस में वाक्य को लगा देना है। तो हमारा कर्ता क्या है? लड़का। लड़के से पहले क्या आया है? कर्ता का विस्तारक। तो इसका विस्तारक क्या है? मेरे, मेरे पड़ोस का लड़का। ये कर्ता का विस्तारक है। मेरे पड़ोस का लड़का, मेरे पड़ोस का, मेरे पड़ोस का ये आ गया, अब लड़का आ गया। ठीक, मेरे पड़ोस का लड़का। अब लिखेंगे कर्म। कर्म क्या है? क्या पढ़ता है। कर्म को छांटने के लिए सबसे तरीका सरल ये है कि क्रिया में क्या लगाओ। क्या पढ़ता है? पत्रिका पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पत्रिका। कर्म निकल के आ गया। तो ये क्या है? पत्रिका क्या है? कर्म। क्या पढ़ता है? पत्रिका। अब पत्रिका से पहले क्या आएगा? कर्म का विस्तारक। कर्म के बारे में कौन बता रहा है? कर्म के बारे में विस्तार कौन कर रहा है? हिंदी। कैसी पत्रिका है उसकी? हिंदी। तो मेरे पड़ोस का लड़का हिंदी पत्रिका। यहां क्या हुआ? हिंदी पत्रिका। मेरे पड़ोस का लड़का हिंदी पत्रिका, ये हो गया। अब क्या है? पढ़ता क्रिया। क्रिया से पहले क्रिया का विस्तारक अधिक। मेरे पड़ोस का लड़का हिंदी पत्रिका अधिक, अधिक पढ़ता। मेरे पड़ोस का लड़का हिंदी पत्रिका अधिक पढ़ता, ये पढ़ता है। तो ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। यहां पर 6 शब्द आए वाक्य में, 6 पद आए। उनको हमने किस सीक्वेंस में बैठाया? इस सूत्र के द्वारा। तो 2 सूत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला, पहला साधारण था, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। दूसरा, कर्ता का विस्तारक कर्ता, कर्म का विस्तारक कर्म, क्रिया का विस्तारक प्लस क्रिया। इसके तहत ये दूसरा वाक्य शुद्धिकरण हुआ है। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर वाक्य में विस्मय बोधक या संबोधन कारक आता है, विस्मय बोधक अव्यय आता है या संबोधन कारक आता है, विस्मय बोधक शब्द आते हैं, तो क्या करना है? अगर वाक्य में जैसे मोहन यहां आओ, अरे, अगर वाक्य में विस्मय बोधक शब्द आता है तो सबसे पहले विस्मय बोधक शब्द को ही लिखा जाए। नियम कहता है अगर वाक्य में विस्मय बोधक शब्द आ जाता है, जैसे ये है,
तो इसका नियम क्या है? सबसे पहले विस्मयबोधक, सबसे पहले विस्मय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द जो है, विस्मय बोधक अव्यय जो है उसी को लें। फिर उसी क्रम में तो यह अरे, अरे मोहन यहाँ आओ, अरे मोहन यहाँ आओ, ये वाक्य। तो मित्रों, ये आपको मैंने 3 नियम बताए। इन 3 नियमों के तहत हम जो भी शुद्धिकरण करेंगे इनके तहत करेंगे। अब इसके बाद अन्य नियम बताऊंगा। उसमें क्या है, जब क्रिया कैसी होगी, द्विकर्मक होगी, उसका क्या नियम है। जब स्थानवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द उसमें वाक्य में आ जाएंगे तो उनका क्या क्रम है। इस प्रकार से बताते हुए मैं 8-10 नियमों की चर्चा करूंगा, और उन 8-10 नियमों को अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने सीख लिया, तो वाक्य शुद्धि में कहीं पर आप फेल नहीं होंगे। जो भी वाक्य आएगा उसे आप शुद्ध करेंगे। तो मित्र, आज मैं इन 3 नियमों पर चर्चा कर चुका हूं पहली क्लास में। तो आपको इन 3 नियमों को ध्यान से पढ़ना है। अगली क्लास में मैं अन्य नियमों की चर्चा करूंगा। कम से कम 3-4 लेक्चरों में हम शब्द शुद्धि को पूर्णतः, शब्द शुद्धि या वाक्य शुद्धि को पूर्णतः खत्म करेंगे। तो मित्रों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, और अपने मन के विचारों को कुछ कमेंट्स भी किया करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। थैंक्स मित्र।